Hello everyone, my name is Suhani Acharya and today we will be talking about what is project management, types of development and development effort. So in this presentation we will be talking about what is project management, what is development, what are different types of development, what is development effort and effort estimation. सो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे प्रोजेक्ट को बहुत एफिशिएंटली वर्क रन करने में हेल्प करती है. सो बेसिकली इट इंक्लूड्स प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, ट्रैकिंग, गैदरिंग डेटा और प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अप्रोप्रिएट स्किल सेट क्या होना चाहिए, ये सब फिगर आउट करना और इन सब से डील करना, इन सब का सोल्यूशन निकालने से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट. प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें पूरी प्रोजेक्ट की प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, जैसे कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, कितने पैसे हैं, टीम में कौन कौन चाहिए एंड कौन कंपनी में कौन ऐसा जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए बेस्ट रहेगा, हमारे पास बजट क्या है, कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है. ये सब प्रोजेक्ट ये फ्रॉम प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग जब हमारे पास स्टेक होल्डर्स आते तब से लेकर जब तक हम प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं देते थे तब तक का पूरा जो प्रोसेस रहता है उसको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं. अब दीज आर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट बेसिकली 9 टाइप के होते हैं. वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, डेवऑप्स इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वीडियो गेम डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट. अब जब हम एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन क्रिएट करते हैं जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे, उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच चाहिए रहती है. देयरफॉर अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट के टाइप्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ये क्या करता लाइक ये जो डेवलपमेंट के टाइप्स उनको समझना अलाउ करता है ताकि कंपनी उनके डेवलपमेंट अप्रोच को अलाइन कर सके उनके प्रोजेक्ट के नेचर या रिक्वायरमेंट के लिए. तो जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट होता है जैसे कि वेब, मोबाइल या एम्बेडेड डेवलपमेंट, उन सबके खुद के चैलेंजेस होते हैं, सबके खुद के अपने अपने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एंड कस्टम अप्रोचेस होती हैं जो प्रोजेक्ट के इफेक्टिवनेस को एनहांस करती है. डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइप्स जो रहते हैं वो तब फोकस में है जब फोकस में आते हैं जब अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना होता है. एंड हर एक टाइप के डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी चाहिए होती है जो उसकी यूनिक रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करे. सबसे पहले हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में. तो वेब डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस प्रोसेस में हम ऐसे वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं जो ब्राउज़र के थ्रू एक्सेसिबल हो. उनको बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना, उनका आर्किटेक्चर बनाना, ये सब इस प्रोसेस के अंदर आता है. ये एक मल्टी फेसिटेटेड डेवलपमेंट एरिया है जिसमें हम वेब डिज़ाइन, वेब प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट ये सब इंक्लूड करते हैं. वेब डेवलपमेंट उसकी स्केलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, इन सब चीज़ों से कैरेक्टराइज होता है. वेब डेवलपमेंट के 3 टाइप्स होते हैं: फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट. अब मैं तीनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग समझाऊँ तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट ऐसा प्रोसेस है जब हम हमारे वेब एप्लीकेशन का यूआई बनाते हैं. इसमें विजुअल एलिमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना इन्वॉल्व रहता है जिससे हमारे जो यूजर्स वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, और रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स का लेआउट बनाना. फ्रंट एंड डेवलपर्स का एम ये रहता है कि हम इंट्यूटिव इंटरफेस बनाए और एंगेजिंग इंटरफेस बनाए जिसके लिए स्ट्रक्चर के लिए HTML यूज़ होता है, स्टाइलिंग के लिए CSS यूज़ होता है और इंटरैक्टिबिलिटी के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है. सो नेक्स्ट इज बैक एंड डेवलपर. तो बैक एंड डेवलपमेंट फोकस करता है सर्वर साइड एप्लीकेशन पे. इसमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, हैंडलिंग डेटाबेस और सिक्योरिटी, स्केबिलिटी और परफॉर्मेंस, ये सब इंक्लूड होता है. बैक एंड डेवलपर जो रहते हैं बिहाइंड द सीन्स वर्क करते हैं, डाटा को मैनेज करते हैं, सर्वर लॉजिक मैनेज करते हैं, APIs मैनेज करते हैं. कुछ पॉपुलर टेक्नोलॉजी जो इस चीज़ के लिए यूज़ होती है वो है Node.js, PHP, Java, Python, Ruby on Rails, etc. etc.
ये हमारे वेब एप्लीकेशन है। तो वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट दो तरीके की चीज़ होती है, बट वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट में फ़र्क ये रहता है कि वेब एप्लीकेशंस इंटरैक्टिव होते हैं। वेब एप्लीकेशन जो होते हैं वो अजाइल होने चाहिए, लोगों को समझ आने चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, अश्योरेंस होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सब वेब एप्लीकेशन के अंदर आता है। सो नेक्स्ट इज मोबाइल डेवलपमेंट। तो ये इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब होता है कि हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाएं और बिल्ड करें जो यूज़र के डिवाइस पे डाउनलोड हो सके और वो उसको यूज़ कर सके। तो जो अवेलेबल डिवाइस की जो अबेंडेंस है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनकी वजह से अलग अलग टाइप के मोबाइल ऐप डेवलपमेंट्स आ चुके हैं। जैसे कि हम अगर सिंगल डिवाइस या प्लेटफॉर्म की बात करें तो iOS है, एंड्रॉयड, और उसके बाद फिर जो टाइप्स है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के, वो नेटिव, ऑप्टिमाइज्ड जो होते हैं स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स के लिए, फिर होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड हाइब्रिड। इनकी परफॉर्मेंस और वैसिलिटी को कंबाइन करते हैं। तो 3 टाइप के मोबाइल डेवलपमेंट होता है, नेटिव, क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड हाइब्रिड। तो नेटिव ऐप डेवलपमेंट होता है वो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स के लिए वो डेवलप होता है, जैसे यहाँ तो iOS के लिए या एंड्रॉयड के लिए। तो इन प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के लिए जैसे स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी iOS के लिए और कॉटलिन या जावा एंड्रॉयड के लिए, इनको यूटिलाइज किया जाता है। ये जो ऐप्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रहती है, उनकी स्पेसिफिक फीचर्स, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे हैं तो। नेटिव डेवलपमेंट जो होता है वो डिवाइस की कैपेबिलिटीज़ का डायरेक्ट यूज़ इन्वॉल्व करता है, जैसे कि हाई परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस। जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है उसके लिए अलग अलग कोड बेसिस चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से और टाइम और रिसोर्सेज चाहिए होता है। जो नेटिव ऐप्स है वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक ऐप्स से डिप्लॉय होते हैं, जैसे गूगल प्ले या ऐप स्टोर, जिसका यूज़र बेस भी बहुत बड़ा हो। नेक्स्ट इज हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट। हाइब्रिड ऐप डेवलपमेंट जो होता है वो नेटिव और वेब ऐप्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नेटिव कंटेनर में रैप कर दिया जाता है। ये जो अप्रोच होती है वो डेवलपर्स यूज़ करते हैं एक सिंगल कोड बेस के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो जो डेवलपमेंट टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है और एफर्ट भी रिड्यूस हो जाता है। और वेब टेक्नोलॉजी के लिए रिलायंस जो रहती है वो परफॉर्मेंस लिमिटेशंस में लीड करती है। इसके लिए दो टाइप के स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, वेब डेवलपर्स एंड मोबाइल ऐप डेवलपर्स। मोबाइल ऐप डेवलपर्स जो रहते हैं वो हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स में स्पेशलाइज रहते हैं, जैसे रिएक्ट नेटिव यूज़ करेंगे, फ्लटर यूज़ करेंगे, कॉर्डोवा यूज़ करेंगे। और वेब डेवलपर्स जो रहते हैं वो वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं जो हाइब्रिड डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और कॉर्डोवा जैसी वेब बेस्ड अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन जो रहते हैं वो फ्लटर या रिएक्ट नेटिव जैसे फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रन करते हैं और जॉइंट कोड बेस यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो मेंटेनेंस एफर्ट है वो मिनिमाइज हो जाए और डेवलपमेंट सिंप्लीफाई हो जाए। ये जो फ्रेमवर्क्स है वो डेवलपर्स को कॉमन लैंग्वेजेस में कोड राइट करने के लिए अलाउ करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट या फिर फ्लटर, एंड उनको प्लेटफॉर्म्स के अक्रॉस डिप्लॉय कर सकते हैं। जो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट होता है वो हमें परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच में बैलेंस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ऑल्सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को चूज करना डेवलपमेंट के लिए हमारी कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। यह हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है। तो जैसे कि यूज़र, उसका UI और प्रेजेंटेशन, यहाँ पर उसकी प्रेजेंटेशन लेयर है बेसिकली, जहाँ पर ये वो लेयर है जो यूज़र को सिस्टम से इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। एंड ये डेटा है जहाँ पर सारा डेटा एक्सेस होता है। एंड ये बिजनेस लेयर है जहाँ पे सारी वर्कफ्लो एंटिटीज ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस जो है वो डायनामिक साइंटिफिक फील्ड है जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा को एनकोड करने में विजुअलाइज करती है और उसके बाद उसमें से वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालती है। साइमंस डेटा के CEO ने प्रेडिक्ट किया था कि नंबर ऑफ डेटा साइंटिस्ट विल ग्रो बाय 36% बिटवीन 2023 एंड 2031, मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप्स ऑफ प्रोफेशन इन USA।
अब बिग डेटा साइंस जो है वो बहुत सारी स्टडीज़ को एनकम्पास करता है, जैसे कि मेथड, टेक्नोलॉजी, टूल, मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, डेटा माइनिंग। तो डेटा एनालिसिस में रूटेड स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस जो है ये सब डेटा इंटरप्रिटेशन और विजुअलाइजेशन पे एम्फेसाइज करते हैं। सॉफ्टवेयर सोल्यूशन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डेटा साइंस एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है पूरी प्रोसेस के थ्रू आउट। जैसे प्रोजेक्ट के बिगनिंग से ही डेटा साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने में, इन लाइन विद द बिजनेस नीड्स एंड ensuring that the necessary data is available. डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं मॉडल्स क्रिएट करने के लिए मोबाइल मॉडल डेवलपमेंट फेज के समय। ये जो मॉडल होते हैं वो फंक्शनैलिटी एनहांस करने के लिए डिज़ाइन होता है और डिसीजन बनाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ही, और इसके लिए बहुत ज़्यादा रिगरस टेस्टिंग एंड वैलिडेशन चाहिए होता है। एआई डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तीनों ही डेटा साइंस की ब्रॉडर फील्ड के कंपोनेंट पार्ट है। एंड डेटा साइंस चार बड़ी ब्रॉडर फील्ड्स में डिवाइडेड है: एआई, एमएल, डीप लर्निंग एंड बिग डेटा। अब एआई AI development. AI refers to algorithms, codes, or methods enabling machines to imitate, evolve, and demonstrate human cognition or behavior. AI जो होता है वो सिस्टम, AI systems जो रहते हैं वो ऐसे फंक्शंस, उसमें ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे कि लर्निंग, प्लानिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो AI डेवलपमेंट प्रोसेस होती है वो अलग अलग डिसिप्लिन्स के टीम्स का कोलैबोरेशन होता है, इंक्लूडिंग डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। एसेंशियली जो एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स और एडवांस एनालिटिक्स होता है वो AI पावर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है ताकि हम सिस्टम्स का अनेबल कर सके ऐसे टास्क परफॉर्म करने के लिए जो टिपिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर करते हैं। नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो रहती है उसमें अलग अलग टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट और कॉम्पिटिशनल एल्गोरिथम्स का कलेक्शन होता है जो हम AI को एजुकेट करने में यूज कर सकते हैं, और डेटा में जो अनकंसील्ड पैटर्न्स हैं उनको कंसील्ड पैटर्न्स हैं उनको अनकवर करने में यूज कर सकते हैं। एक मशीन लर्निंग को डेवलप करने की प्रोसेस में टिपिकली प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, मॉडल सिलेक्शन, ट्रेनिंग, एवेल्युएशन, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग यूज होता है। ये सारी स्टेजेस जो रहती है वो उनका एम ये रहता है कि ऐसा सिस्टम बनाए जो कि जनरलाइज कर सके न्यू अनलर्न डेटा को और उसकी चेंजिंग कंडीशंस को अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो न्यूरल नेटवर्क्स में एडवांस करता है। वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जो ह्यूमन ब्रेन का होता है उससे एक इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है, और यही नेटवर्क वो AI में यूज करता है, ML में यूज करता है। ये जो नेटवर्क है वो इंटरकनेक्टेड लेयर्स ऑफ नोड्स को कंसिस्ट करता है जो एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं एक्सटेंसिव इनपुट डेटा के लिए। अब हम डीप लर्निंग के प्रोसेस को अगर कंसिडर करें, अब डीप लर्निंग बेस्ड सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए मशीन लर्निंग इंजीनियर्स लगते हैं एंड AI इंजीनियर्स लगते हैं। नेक्स्ट इज वीडियो गेम डेवलपमेंट। वीडियो गेम डेवलपमेंट जो रहता है एक प्रोसेस होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गेम्स क्रिएट करने के लिए, इंक्लूडिंग डेस्कटॉप गेम्स, कंसोल गेम्स या मोबाइल गेम्स जो यूज़र की नीड्स को फुलफिल करे, उसकी जो ऑडियो एंड वीडियो बहुत एंगेजिंग हो। इस डेवलपमेंट का जो स्केल होता है वो बहुत वेरी करता है, जैसे फ्यू डेवलपर्स लाइक 2-3 लोग मिलके भी एक सिंपल गेम बना सकते हैं और 200-200 लोग मिलके एक बहुत डिफिकल्ट सा, बहुत कॉम्प्लेक्स सा गेम बना सकते हैं। इसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मंथ्स भी ले सकते हैं, साल भी ले सकते हैं, कितना भी टाइम लग सकता है, डिपेंड्स ऑन गेम कितना कॉम्प्लेक्स है। अब अनरियल इंजन की बात करें, अनरियल इंजन जो है वो एपिक गेम्स द्वारा डेवलप किया गया था। उसके हाई एंड ग्राफिक्स और रियलिस्टिक विजुअल्स के लिए नोन है। अनरियल इंजन जो रहता है ब्लूप्रिंट्स यूज करता है जो नोड बेस्ड विजुअल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे बेस्ड है। इसको एक्सेसिबल करते हैं डिजिटल प्रोग्रामिंग जो मतलब थोड़ा बहुत भी अगर प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। C++ लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग के लिए। अनरियल इंजन जो है वो उसको रियल टाइम रेंडरिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए नोन है। ऐसे कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये गेम इंजन यूज़ होता है? अनरियल इंजन जो है वो
बहुत ज़्यादा डाइवर्स ट्रेनिंग सिनेरियोज में यूज़ होता है, इंक्लूडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग सिमुलेशंस, मेडिकल ट्रेनिंग सिमुलेशंस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सिमुलेशंस, मॉड्यूल्स। ये जो गेम इंजन है वो ए गेम्स के लिए भी के डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन के लिए भी। इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गेम्स डेवलप करने के लिए स्पेशलिस्ट चाहिए थे, गेम डेवलपर्स, जो गेम के क्रिएशन, प्रोग्रामिंग, डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन में काम आते हैं, और अनरियल इंजन जैसे इंजन्स को बहुत ऑफन यूज़ करते हैं। साउंड इंजीनियर्स, जो रियलिस्टिक साउंड इफेक्ट्स को डेवलप करते हैं, वॉइस ओवर्स और डायलॉग्स जो कैरेक्टर्स के बीच में होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। एंड एफएक्स आर्टिस्ट जो होता है वो गेमिंग एक्सपीरियंस एनहांस करते हैं, उसमें एक्सप्लोजन, स्मोक, फायर, ऐसे कैप्टिवेटिंग इफेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करके। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप डेवलपमेंट। डेस्कटॉप डेवलपमेंट जो रहता है वो एप्लीकेशंस, ऐसे एप्लीकेशंस बनाना इन्वॉल्व करता है जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम या डेस्कटॉप पे ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि विंडोज़, मैक ओएस या लिनक्स के लिए। ये जो एप्लीकेशन होते हैं वो उस डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की कैपेबिलिटीज़ और फीचर्स को लेवरेज करने के लिए बनाया जाता है, तो ताकि यूजर्स को बहुत ज़्यादा ही अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब इस बिजनेस एप्लीकेशन भी हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन टूल्स भी हो सकता है, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं डेवलप जो बेस्ट सूटेड है जिसके लिए डेस्कटॉप डेवलपमेंट? तो जो डेस्कटॉप ऐप्स है वो ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं डेवलपर टूल्स के लिए, या कंटेंट क्रिएशन और एडिटिंग के लिए, ऑफलाइन एप्लीकेशंस के लिए, या फिर सिक्योरिटी क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलपमेंट की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलपमेंट एक प्रोसेस है एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे। ये जो अप्रोच है ये ऑल्सो ये उसको भी इन्वॉल्व करता है, जैसे सीमलेस डेवलप, जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके डेवलपमेंट को सीमलेस कर सके। जो की टेक्नोलॉजीज है, जो स्केलेबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो पे एज यू गो मॉडल्स है, कोलैबोरेशन टूल्स एंड ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ऑफर करते हैं। तो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट के अनलाइक क्लाउड डेवलपमेंट जो है स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को डेवलप करता है। आज की ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए उसको ऑप्टिमल बनाता है। इसमें एक टर्म है मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड डेवलपमेंट refers to simultaneous utilizing multiple cloud provider services and resources to build and deploy applications. Multi-cloud involves a strategic approach to distributing workloads across different cloud platforms. अब इसमें एक और टर्म है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड जो है वो डेवलपमेंट वो इन्वॉल्व करता है ऑन प्रेमाइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करे क्लाउड सर्विसेज पे एक यूनिफाइड और फ्लेक्सिबल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। हाइब्रिड क्लाउड जो है वो ब्लेंड है, जो सीमलेस डेटा और एप्लीकेशन शेयरिंग को अनेबल करता है क्लाउड एनवायरनमेंट पे भी और ऑन प्रेमाइसिस पे भी। और नेक्स्ट टॉपिक है डेवऑप्स इंजीनियरिंग। डेवऑप्स इंजीनियरिंग एक होलिस्टिक अप्रोच है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी ऑपरेशन के बीच के गैप को ब्रिज करता है। डेवऑप्स इंजीनियर जो रहता है वो एक आईटी प्रोफेशनल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्किल सेट होता है, जो दोनों डेवलपमेंट और ऑपरेशन कर सके। इसको अजाइल प्रैक्टिसेस के साथ अगर अलाइन करें तो ये अप्रोच जो है बहुत एक्सटेंसिव है। डेवऑप्स इंजीनियर्स जो रहते हैं वो एक टीम में ऑपरेट करते हैं जो इन प्रिंसिपल्स को एम्ब्रेस करते हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट को में एंगेज हो जाते हैं। एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग होती है इस प्रैक्टिस में। रोल जो डेवऑप्स और प्रोफेशनल्स का रोल है वो बस इतना है कि वो बस इतना नहीं कि वो सिर्फ कोड लिखे, बट एक बहुत ब्रॉड सेट ऑफ रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उनका जो स्किल सेट होता है उसमें उसकी बहुत डाइवर्स रेंज होती है, जिसमें इंटीग्रेशन, स्क्रिप्टिंग, प्रोग्रामिंग एंड क्यूए टेस्टिंग सब इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट इज DevOps एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट। एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट जो कंप्यूटर डिजाइन स्पेशल लाइक
ताकि इसमें परफॉर्म हम स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें ज़्यादा एक्सटेंसिव सिस्टम के लिए। ये जो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कॉम्बिनेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का जो साथ में वर्क करते हैं प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ टास्क को अचीव करने के लिए। एम्बेडेड सिस्टम जो है वो इक्विपमेंट कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है या प्रोसेस करने के लिए कि जो सेंसरी डेटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए। एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो इन्वॉल्व करता है डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग स्पेशलाइज कंप्यूटिंग सिस्टम जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। एक एग्जांपल है एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट का ऐसे सॉफ्टवेयर का क्रिएशन जो स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करे, जैसे थर्मोस्टाट्स, लाइटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी कैमरास, जो ऑटोमेशन प्रोवाइड करे और रिमोट कंट्रोल कैपेबिलिटीज को अवॉइड करे। अब नेक्स्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है जो ऐसे सिस्टम्स का ऐसे रोबस्ट सिस्टम्स के क्रिएशन को प्री सपोज करती है जो एरर्स, फेलियर्स और कोई भी गलत चीज़ जो नहीं होनी चाहिए, अनऑथराइज चीज़ जो नहीं होनी चाहिए, उसको रोकें या उसको प्रिवेंट करें। ये जो पूरा फील्ड है उसमें इन्वॉल्व रहता है डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का और उनको चेंजिंग कंडीशन से अडेप्ट करने का। जो इसमें एक्सपर्टीज रहती है वो होती क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, हार्डवेयर टैम्पर प्रूफ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड लॉ। जब सिस्टम के इंजीनियरिंग स्किल्स नेसेसरी है तो वो मैलिशियस थ्रेट को काउंटर करने के लिए सफिशिएंट होने चाहिए। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जो रहती है वो एक क्रिटिकल है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इन सब को इन्वॉल्व करता है। ये जो अप्रोच होती है वो ऐसे भी सिस्टम्स के लिए रिक्वायर्ड रहती है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी इंटीग्रल होते हैं, जैसे कि पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स एक्सेट्रा। और नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट एफर्ट। अब डेवलपमेंट एफर्ट क्या होता है? ये जो डेवलपमेंट एफर्ट रहता है उसको हम लेवल ऑफ एफर्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल अबाउट टेस्टिंग कि हमारे प्रोजेक्ट में कितना टाइम लग रहा है, कितना एफर्ट लग रहा है, कितना रिसोर्सेस लग रहा है। जैसे कि हम इसको बेसिकली जो हमारे पर्सन आवर्स, ह्यूमन आवर्स लग रहे हैं उनको एक मेजरेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम कंपेयर कर पाए कि किस अप्रोच से कितना एफर्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना रिसोर्स लगेगा, ज़्यादा क्या फीजिबल रहेगा। इसके लिए हम करते हैं एफर्ट एस्टिमेशन। एफर्ट एस्टिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फोरकास्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप और मेंटेन करने में कितना एफर्ट लगेगा, वही टाइम, ह्यूमन आवर्स वगैरह वगैरह, कितना मैन पावर लगेगा, कितना पैसा लगेगा एंड वो कितना फीजिबल है। जैसे अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, एस्टिमेशन इज an investment that you should factor into software development efforts of any substance. Effort estimation is vital to the software development process as it helps teams to ensure a product is developed and delivered on time. For product owners, specifically, effort estimation enables them to manage resources. So this is how important effort estimation is, and it should be included in every software development lifecycle. I would like to say thank you and I hope आपको सब समझ आया हो.